ये है श्री वंशधर मिश्र जी। पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड अधिकारी हैं। बिहार के भभुआ जिले के महिला गांव में इनका जमीन पड़ता है। जो जमीन का टुकड़ा इनके हिस्से में मिला है उस पर जबरन इनके भतीजों ने कब्जा कर लिया है। पिछले 27 वर्षों से वंशधर जी अपने जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और हर जगह ये अपना केस जीत चुके हैं। बिहार लैंड ट्रिब्यूनल भी इनके पक्ष में फैसला सुना चुका है। उसके बावजूद भी इनके भतीजे सरासर गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनको जान से मारने की धमकी देते हैं। इनको अपने जमीन में खेती नहीं करने दे रहे हैं और चाहते हैं कि ये मामला लटका रहे और ताकि धीरे धीरे वो इस जमीन पर कब्जा कर लें। अब सवाल उठता है कि वंशधर मिश्र जी जो है बिहार के तमाम बड़े बड़े आला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक से अपनी गुहार लगा चुके हैं, फिर भी इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ये न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि बिहार की सरकार और बिहार की प्रशासन क्या कर रही है। क्या इसी तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ होगा? क्या इनको न्याय नहीं मिलेगा? सवाल यहाँ के प्रशासन से है, सवाल यहाँ के अधिकारियों से है, बिहार सरकार से है कि इस तरह से एक बुजुर्ग के साथ क्यों किया जा रहा है ना। आपसे तब आप अपने बारे में बताइए सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वंशधर मिश्र, पिता स्वर्गीय जमुना मिश्र, ग्राम पोस्ट महिला, थाना कुढ़नी, जिला कैमूर है जी। सर आप अपने ये बताइए सर कि आप कौन सा केस लड़ रहे हैं सर और क्या आपका मामला क्या है सर? मेरा मामला है, मैं पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी करता था। उस समय मुझे पता चला कि हमारे भाई और चचेरे भाई हुसैनी ज़मीन बिक्री कर रहे हैं। उस समय मैंने नंबरी बंटवारा का एक मुकदमा बक्सर न्यायालय में किया, लेकिन 15 वर्षों तक मेरे हिस्सेदार कोई अदालत में हाजिर नहीं हुए। जी। अच्छा, 15 वर्ष तक कोई मतलब आपके रिश्तेदार अदालत में आए ही नहीं? हाँ। अच्छा, उसके बाद नोटिस, समन, गजब सब कराया गया लेकिन कोई नहीं आए। जी। तो मैंने राजस्व विभाग से दावा किया कि मैं रहती जमाबंदी रैयत का उत्तराधिकारी हूँ। आप बचा हुआ ज़मीन जो है मेरे नाम से, मेरे हिस्सा रजिस्टर 2 में दर्ज कर मेरे नाम पर ज़मीन दर्ज कर दें। जी। तो उसके बाद जो है सीओ अंचल अधिकारी नुआव ने हमारे हिस्सेदारों को बुलाकर सुनवाई की और मेरा नाम से दाखिल खारिज मेरे हिस्से का ज़मीन कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है इन लोगों ने DCLR मोहनिया के यहाँ अपील की कि इनका दाखिल खारिज रद्द कर दिया जाए, क्योंकि CO को बंटवारा करने का अधिकार नहीं है और कोर्ट में केस चल रहा है। जी। इसी आधार पर CO ने दाखिल खारिज को रद्द कर दिया। हाँ जी। आगे मैं समाहर्ता कैमूर के न्यायालय में रिवीजन दायर किया कि DCLR का आदेश गलत है, मैं जमाबंदी रैयत का उत्तराधिकारी हूँ। CO ने सही फैसला किया है, उनका DCLR का आदेश को रद्द कर दिया जाए और ये लोग कोर्ट में नहीं जा रहे हैं तो मुकदमा का भी सुनवाई हमारा नहीं हो रहा है। इसलिए 146 CRPC के तहत सभी ज़मीन पर जब्त करके रिसीवर बैठा दिया जाए। जी। तो DM के द्वारा, समाहर्ता के द्वारा रिसीवर बहाल करके 146 लागू करके रिसीवर बहाल कर दिया गया। जी। तब मैं BLT बिहार लैंड ट्रिब्यूनल पटना में अपील किया कि इस मामले में अपना सुनवाई करके उचित आदेश पारित करें। जी। तो 146 लगने के बाद हमारे 1/2 के हिस्सेदार जो थे जी, वो लोग आए हमारे यहाँ पटना। जी। जो हम लोग को आपस में जो है इसका सेटलमेंट कर लेना चाहिए। जी। जो ज़मीन है उसमें आधा हिस्सा अपना ले लीजिए। जी। क्योंकि हमारे भाई अपना हिस्सा से ज़्यादा बेच चुके थे संयुक्त परिवार की ज़मीन। जी। और उसी आधार पर BLT में जाके उन लोगों ने कंप्रोमाइज़ पिटीशन दाखिल किया। जी। और BLT से हमारा फाइनल आर्डर फिर दोबारा CO का बहाल करके और CO ने हमारे नाम से फिर राजस्व रसीद निर्गत करके मेरा नाम और प्लॉट नंबर मेरे नाम से जमाबंदी कायम कर दी। जी। जब वो आपके रिश्तेदार आए सेटलमेंट के लिए तो आपने उन पर विश्वास किया और उनकी बातों को माना? आपने माना। ग्राम पंचायत संदेश जो है उसके सरपंच के सामने बजाते पंचनामा बंटवारा हुआ। अच्छा। और दोनों 2 हिस्सों में ज़मीन को बांट दिया गया। जी। एक हिस्सा उन लोगों का, एक हिस्सा सिर्फ हमारे भाई जो थे अपना हिस्सा से ज़्यादा बेच चुके थे, इसलिए उनको ज़मीन में 1 कट्ठा भी हिस्सा नहीं दिया गया। जी। तब इसके बाद हमारे भतीजे जो है जो अपराधी किस्म के हैं, पहले भी मेरा नाम जमाबंदी से हटा के LPC बनाकर हर साल लोन लेके जो है बैंक से कर्जा उठाकर मजा कर रहे थे। अच्छा। मैंने FIR किया था राज्य सूचना आयोग के जरिए। जी। FIR पर जो है पुलिस ने चार्जशीट दिया था जी। इन लोगों पर 420 का। जी। ये हाँ गलत है
तो उस पर जमानत दी गई थी। जी जब 2012 में अपने खेत पर ज़मीन पर हम खेती किए जी दूसरे गांव के लोगों की मदद से, क्योंकि हमारे भतीजों ने गांव में आना जाना मेरा बंद कर दिया था और धमकी दी थी कि यहाँ आएंगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। जी तो हम बगल के गांव के दोस्तों के साथ अपना बचपन का स्कूल के ज़मीन पर खेती किए। अभी धान का रोपनी शुरू हुआ था 2-4 बीघा में, तो उस पर गांव के लोगों को भड़काकर ट्रैक्टर चलाकर हमारा जो है पूरा खेत बर्बाद कर दिए। उस पर फिर दोबारा मैंने FIR दर्ज किया तो क्रिमिनल ट्रेसपास का धारा 147 और 447, 147 दंगा फसाद का 149, 427 के तहत उन पर चार्जशीट हुआ। फिर उन जमानत पर हैं जी और जमानत मिलने के बाद उन्होंने फिर मेरी बहन को जो है, मेरी 6 बहनें हैं, जी उनको खड़ा करके मुकदमा में जो है कहा जे इसका मुकदमा जो है रद्द कर दिया जाए, जी क्योंकि बहन को पार्टी नहीं बनाए हैं। जी लेकिन सभी बहनों ने अपना हिस्सा का त्याग करते हुए मेमोरेंडम ऑफ रिलिंक्विशमेंट भी कर दिया और कोर्ट में जाकर बयान भी दे दिया कि हम लोगों को हिस्सा नहीं चाहिए, हम लोग अपना हिस्सा त्याग कर दिए हैं। वो भी जो है हमारे भाई वंशनारायण मिश्र के नाम से जो है उनके सख्ता में जोड़कर डिग्री दिया जाए, हम लोग कोई इतराज नहीं। जी जी मतलब सारा ये जो मामला क्लियर है, मामला क्लियर है हाँ। ना, कोर्ट की तरफ से और कानूनी तौर तरीके से आप जो है पूरी तरह से जीते हुए हैं हाँ, केस। लेकिन आपके जो भतीजे हैं वो आपके साथ जो है गलत व्यवहार कर रहे वो हैं। अपराधी है। दो मामले में चार्जशीट हुआ है और जमानत पर है। जी। फिर भी उन्होंने अपराध किया कि मेरी 4 बहनों को भड़का कर अपने पत्नी तथा बेटे के नाम से रजिस्ट्री कबाला करा लिया पंजाब पे। जी हमारा ज़मीन जो दर्ज है, झूठ बोलकर कि हमारे पिता बेचे हैं उसमें तुम लोग का हिस्सा है, फुआ कर दो। जी। क्या समझी, मेरी बहनें जो है कम पढ़ी लिखी हैं, जी, जी, जी। नहीं पढ़ी लिखी हैं, जी 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 सीधी शादी है हाँ, हाँ, और सब बिल्कुल। अपने ससुराल में रहती है सही। बुढ़ापा में। सही है, सही बात फिर है। भी उनको हथियार बना के लड़ रहा है। जी जी मैंने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की, जी। उस पर जिलाधिकारी को जांच करने का मिला तो उन्होंने जांच कराया CO से। CO का रिपोर्ट है कि ज़मीन वंशनारायण मिश्र के नाम से जमाबंदी में दर्ज है, जी। लेकिन उनके भतीजे मदन मिश्र एवं छोटन मिश्र हाँ उनको खेती में बाधा डाल रहे हैं और ऐलान करते हैं ये अगर ज़मीन बेचेंगे भी तो किसी खरीदार का कब्जा नहीं होने देंगे। जी ज़मीन उनको बेचने भी नहीं देते हैं और जोतने भी नहीं किसी को खरीदने बेचने, हाँ, जोतने भी नहीं देते हैं। जी तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सही जिलाधिकारी का मेरे पास टाटा में थे, हम पत्नी का इलाज करा रहे थे। जी 2019 में ही लेटर इशू हुआ था जो हमको कोरोना काल में मिला था। जी कोरोना काल के बाद जब हम आए हैं 2021 में, जी गांव पर गए हैं, गांव पर नहीं गए, एक आदमी से बात किए जो हमारा ज़मीन खेती करो, हमको बंदोबस्ती मालगुजारी दे दो। हाँ ज़मीन पर जब गया तो उसको भगाकर अपना फिर 25-30 आदमी दल बल के साथ उसको भगाकर हमारा ज़मीन पर फिर खेती किया। थाना में हमने FIR कर दिया है, दर्ज करने का, फिर वही दफ़ा में वही ज़मीन पर जी जी जिस पर पहले से चार्जशीट है। जी लेकिन पुलिस का कहना है कि ये विवाद है, पारिवारिक विवाद है और बक्सर कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए पुलिस इसमें कुछ नहीं करेगी। तो मैंने कहा कि कोर्ट में केस चल रहा है, अगर मारपीट हो जाए, खून खराबा हो जाए तो भी क्या पुलिस कहेगी कि कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए हम मामला दर्ज नहीं करेंगे। जी मैंने थाना पुलिस इंचार्ज के खिलाफ भी 154 के तहत मुकदमा FIR दर्ज नहीं करने का भी मुकदमा किया हुआ है जी जी और इन लोगों के खिलाफ भी किया है जी क्रिमिनल ट्रेसपास के तहत। जी, जी। मेरा घर भी इन लोगों के कब्जे में है। बिल्कुल। तो 452 के तहत भी हमने किया है कि मेरे धमका कर मेरा पुश्तैनी मकान पर भी कब्जा कर लिया है और आज मैं मारा फिर रहा हूँ। जी। मेरा रिटायर करने के बाद हर आदमी का सपना होता है कि अपने पुश्तैनी मकान में रहे, अपने पुश्तैनी मकान पर खेती करे, ये मेरा मौलिक अधिकार है। बिल्कुल। उसका भी हनन हो रहा है और प्रशासन कुछ नहीं करता है। मैंने तो देखा जाए तो आपके पूरे मामले में प्रशासन जो निष्क्रिय भूमिका निभा रहा है। प्रशासन और पुलिस दोनों दोनों पुलिस पर मैंने हर जगह शिकायत की है। SP कहते हैं कि आप शिकायत तो करते हैं। मानते हो कि आपके जो भतीजे हैं वो मतलब थाना को पैसा खिलाकर उनको अपने हाँ, कब्जे में हाँ, करें? हाँ, पैसा उन लोगों के पास है, उन लोगों के लड़के आज बहुत कमा रहे हैं। अच्छा तो थाना हर तरह से जो है अपने हाथ में लिए हुए है। अच्छा। और यहाँ तक कि कोई SDO भी यहाँ भी हमने किया था कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। हाँ। हमारे भतीजे हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। हाँ दो इसमें जमानत पर हैं, जी। इसके बाद भी फिर क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त हैं। जी हमारा ज़मीन को रजिस्ट्री करा लेना, झूठा मुकदमा दायर करना। पहले हम पटना से रहते थे, जी
यहाँ से जाते आते थे। भगवा मोहनिया थोड़ा आसान था। जी। अब टाटा में हम हैं, टाटा से आने जाने का भगवा मोहनिया कुछ भी नहीं है। जी। अब वो डर है कहीं आते जाते हमारा कोई हत्या करा देंगे, कहीं हो सकता है एक्सीडेंट के रूप में कहीं मेरी हत्या भी हो सकती है, कुछ मेरा ये हिस्सा हड़पने के लिए कुछ भी करा सकते हैं। जी। इनके बच्चे कभी गांव में गए, अगर दिन में किसी के दरवाजे पर कुछ मिलने तो इनके बच्चे जो है मुझे माँ बाप की गाली देते हैं, लाठी लेके दौड़ते हैं मारने को और धमकी देते हैं कि टाटा में तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या करा देंगे, वहीं पर बैठे बैठे हम करा देंगे। इतना उन लोग के पास है, ये अपराधी प्रवृत्ति के तो है ही। और मेरे प्रशासन का, मैं पहले तो गया था मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, और अब फिर मैंने लिखा है तो फिर डीएम के यहाँ जाता है, डीएम फिर लेटर देते हैं कि आपको मदद मिलेगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है। बताइए 20 साल हो गया मुझे रिटायर हुए, मेरी उम्र 81 साल चल रही है। अब क्या हम करें, कहाँ फरियाद करें, किसके पास जाएं? मेरी ज़मीन में कोई विवाद नहीं है, फिर भी विवाद खड़े कर रहे हैं। मुझ पर झूठ है, वो 20 मुकदमा किए हुए हैं, मेरी बहनों के नाम से किए हुए हैं। ये सामाजिक तौर पर भी, कानूनी तौर पर अपराधी है, ये सामाजिक तौर पर भी है कि बहन और भाई को लड़ा रहा है, जबकि बहन सब हमारे लिख के दे दी और वो जानती नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका इस्तेमाल करके उनके नाम से 144 का भी केस कर देता है। ठीक। जी। अब इसमें हमको कहाँ से मदद मिलेगी?